नमस्कार प्यारे बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार इत्यादि के बारे में। आज हम अपने उसी व्याकरण के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। देखिए, सबसे पहले वर्ण विचार आया इससे पहले, तो क्योंकि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। अब शब्दों के बाद ही वाक्य बनेंगे ना, इसके बाद हमारा वाक्य विचार आएगा, तो इसलिए शब्द विचार। तो शब्द विचार पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द कहते किसे हैं। तो देखिए, मैंने शब्द की एक छोटी सी परिभाषा लिखी है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि जो वर्णों का सार्थक मेल, जैसे ये वर्ण है क, ये भी वर्ण है ल, ये भी वर्ण है म, इनके मेल से क्या शब्द बना? कलम, यानी लिखने का एक यंत्र। तो सार्थक का क्या अर्थ है यहां पर बच्चों? जिसका कोई अर्थ निकले। अब ये हटा दें, बहुत से बच्चे परिभाषा देते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। नहीं, अब वर्णों का मेल तो ये भी है, इसको उल्टा कर दो, म ल क। वर्णों का मेल तो यहां पर भी हुआ है, किंतु ये शब्द नहीं है। शब्द हम किसे कहेंगे? जो सार्थक होगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे हमारे नाम का अर्थ है किताब, घोड़ा, कलम, आकाश, पक्षी, चिड़िया, ये सब शब्द हैं। इनका शब्द लेते ही हमें इनका उत्तर ध्यान में आ जाता है कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए परिभाषा बिल्कुल अपनी जगह सही है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब हम इन शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण माने होता है बंटवारा। इनको बांटते हैं विभिन्न भागों में, यानी कि पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति यानी कि उनका जन्म कहां पर हुआ, शब्द कहां से आया निकलकर, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो स्रोत यानी कि निकलने का उसका स्थान। जैसे गंगा के निकलने का स्रोत गंगोत्री है, वैसे ही शब्दों का स्रोत। और स्रोत, हमारी हिंदी की स्रोत भाषा कौन सी है, यानी कि हिंदी के जो शब्द हैं, हमारे हिंदी भाषा है, किस भाषा से जन्मी है, हिंदी का स्रोत कौन सा है? संस्कृत। तो हिंदी की स्रोत भाषा कौन सी है? संस्कृत, क्योंकि हिंदी के जन्म जो है संस्कृत से हुआ है। तो स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, इनका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है रचना यानी बनावट के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द कौन से होते हैं? इनके 3 सब पार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले यौगिक, नहीं रूढ़। सबसे पहले शब्द कौन सा है? रूढ़। दूसरा यौगिक, तीसरा यौगरूढ़। तो इनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर 3 भाग हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। और स्रोत के आधार पर 5 भाग हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इनको अलग अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, कि जब हम प्रयोग करते हैं शब्दों को तो उनके आधार पर कितने भाग होंगे। उनके अर्थ के आधार पर, जैसे हमारे विपरीतार्थक शब्द, विलोम जिनको हम बोल देते हैं, पर्यायवाची शब्द, ये सब उसके अंतर्गत आएंगे। तो आज हम केवल पहले 2 भागों पर जो है चर्चा करेंगे। पहले 2 भागों को पढ़ेंगे, स्रोत के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं स्रोत के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला क्या है इसमें? तत्सम। तत्सम, देखिए इसको बच्चों जब अलग करके देखते हैं, तत् जमा सम, यानी उसके समान। किसके समान? स्रोत भाषा के समान। स्रोत भाषा हमारी कौन सी है?
संस्कृत। तो ये कौन से शब्द हुए? स्रोत भाषा के समान, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये संस्कृत भाषा से एज इट इज सेम टू सेम हिंदी में ले लिए गए। जैसे अग्नि, मित्र, पक्षी, नेत्र इत्यादि शब्द। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से यानी कि स्रोत भाषा से समान हैं, उसके उनमें कोई परिवर्तन उनमें नहीं किया गया, इसलिए उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। दूसरे हैं हमारे तद्भव। दूसरे शब्द कौन से हैं हमारे? तद्भव। अब तद जमा भव, तद यानी उससे, भव मैंने बने, यानी कि उससे बने। किससे बने? उस स्रोत भाषा से बिगड़ते बिगड़ते जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, वो शब्द सेम प्रयोग न करके थोड़ा सा बदलाव के साथ जब उनको प्रयोग किया जाएगा तो वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे आग, आंख, अक्षी से बदलकर क्या हो गया? आंख। हमारा तत्सम शब्द था गोधूम, उससे बदलकर क्या हो गया? गेहूं। इस प्रकार तो ये शब्द उससे बिगड़कर बने हैं। किससे बिगड़कर बने हैं? तत्सम शब्दों से। अब आम का मौसम है, आप आम खाते होंगे, तो आम शब्द कौन सा है? तत्सम है कि तद्भव? तद्भव है। संस्कृत में इसको क्या बोलते थे? आम्र। आम्र, ठीक। जैसे संस्कृत भाषा पढ़ते भी होंगे, कुछ बच्चों ने पढ़ी भी होगी। जैसे बिल्ली को विडाल बोला जाता है, कुत्ते को कुकुर, तो चिड़िया को चटका। तो वो संस्कृत के शब्द अगर एज इट इज हिंदी में आ जाएं तो हम उनको कहेंगे तत्सम शब्द, और अगर उनका रूप बदल जाए तो उनको कहेंगे तद्भव शब्द। तीसरे हमारे हैं देशज। तो देशज का अर्थ क्या है? देश में ही जन्मे, यानी कि ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे आसपास के वातावरण में ही हुआ है। उनका ना तो कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको मिलेगी, ना ही कोई स्रोत मिलेगा। ऐसे शब्द जो हमारी लोकल भाषा में ही हमारे द्वारा गढ़ लिए जाते हैं। जैसे पगडंडी, लोटा, थप्पड़, झंझट। तो ये ऐसे शब्द जिनका कहीं स्रोत नहीं है, इतिहास नहीं है, नाम नहीं है किसी स्रोत भाषा में या हिंदी भाषा में, ऐसे शब्द हम अपनी उससे जो है गढ़ लेते हैं। यानी कि कई बार अचानक मुंह से निकल आता है और फिर वो शब्द चल पड़ता है। जैसे कोई बच्चा शोर करता है तो मां कहती है क्यों टैं-टैं कर रहा है, क्यों बक बक कर रहा है। तो ये जितने भी शब्द हैं, बक बक, टैं-टैं, तो ये सारे क्या हैं? कहीं से लिए नहीं गए, अचानक हमारे मुंह से निकल गए और भाषा में इनका प्रयोग होने लगा। तो ये शब्द हमारे देशज शब्द कहलाते हैं, यानी कि देसी। इनको हम देशी नाम से भी जान सकते हैं, देशी। तो ये हमारे कुछ देशज शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, देशज यानी देशी शब्द। तो चौथा हमारा इसके अंतर्गत आता है बच्चों विदेशी। अब देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? विदेशी यानी फॉरेनर, दूसरी भाषा के शब्द। विदेशी कौन से होते हैं? दूसरी भाषा के शब्द। जो हिंदी के नहीं हैं, संस्कृत के नहीं हैं, किसी दूसरे देश की भाषा से शब्द ले लिए जाते हैं। और हमारी हिंदी भाषा में किन किन भाषाओं के शब्द हैं? अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं के शब्द हिंदी में ले लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा
आजकल हम प्रयोग करते हैं स्कूल। अब ऐसे लिखा मिलता आपको स्कूल, लिखा तो हिंदी में है लेकिन हिंदी का शब्द नहीं है, अंग्रेजी का शब्द है स्कूल। हिंदी का तो क्या है, विद्यालय है ना, हिंदी का शब्द तो विद्यालय होगा लेकिन अंग्रेजी का है स्कूल। इसी प्रकार उर्दू भाषा के शब्द हैं जैसे आजाद। अब स्वतंत्र शब्द हिंदी का है जबकि उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, जैसे चाकू, तोप पुर्तगाली शब्द हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा में जो शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं, बाहर से आए हैं और उनको हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है, तो उनको वर्गीकरण, उनकी कैटेगरी क्या होगी, तो उनकी कैटेगरी होगी विदेशी, यानी कि, और जो हमने अपने वातावरण में ही बना लिए हैं उनकी कैटेगरी क्या होगी, देशज। और जो सेम स्रोत भाषा से उठाए जा रहे हैं उनकी कैटेगरी क्या होगी, तत्सम। तो इस प्रकार बच्चों, एक और हमारा अंतिम जो पाठ्य पुस्तक में आपकी व्याकरण की पुस्तक में नहीं दिया गया है, एक और पांचवा प्रकार होता है इसका, संकर। संकर को हम मिश्रित भी बोल देते हैं। दो भाषाओं से मिलकर यह शब्द बनता है। इसमें इनमें से एक यहां से ले लेंगे, एक यहां से, एक देशी हो जाएगा, एक विदेशी हो जाएगा, एक तद्भव, एक विदेशी, दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनेगा, मिक्सचर। जैसे अब लाठी शब्द हिंदी का है, इसमें चार्ज जोड़ दिया, क्या बन गया, लाठी चार्ज। ये कौन सा शब्द हो गया, संकर। अब छाया शब्द है, देखिए हिंदी का है, इसमें दार प्रत्यय जोड़ दिया, फारसी, क्या बन गया, छायादार। तो ये शब्द हमारा संकर हो गया, यानी कि हाइब्रिड हो गया, मिक्स हो गया। ये किसी एक प्रजाति का नहीं रहा, इसमें दो भाषाओं का योगदान हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे शब्द जो हैं उत्पत्ति के आधार पर हैं। अभी हम अगला पढ़ेंगे, हमारा दूसरा भाग उसका रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। इसको देख लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, कर देंगे। तो बच्चों, दूसरा हमारा वर्गीकरण है बनावट यानी रचना के आधार पर। रचना करना, किसी चीज को बनाना। अब ये पीछे से स्रोत के आधार पर नहीं है, ये बनाया गया है, बनावट के आधार पर है। तो बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन। नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक और नंबर तीन योग रूढ़। अब इनका अलग अलग से जो है हम वर्णन करते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका परंपरा से या प्रारंभ से एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ होता है, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। और एक और विशेषता इनमें होती है कि इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, ये होते हैं रूढ़ शब्द जिनका एक ही मीनिंग होता है, कोई दूसरा मीनिंग नहीं होता। क्योंकि हिंदी में बहुत से डबल मीनिंग या दो दो तीन तीन अर्थ देने वाले शब्द भी होते हैं, किंतु रूढ़ शब्द हम उनको कहेंगे जिनका एक ही अर्थ होता है और इनके सार्थक खंड यानी कि टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप जैसे मैंने शब्द लिखा पुस्तक, इसको पुस जमा तक ऐसे या घो जमा डा इस प्रकार से नहीं बांट सकते। यानी कि रूढ़ शब्द जिनका ना तो और टुकड़े हो सकते और ना ही कोई दूसरा मीनिंग हो सकता। जैसे मैंने शब्द लिखा पुस्तक, घोड़ा, चिड़िया, रूढ़ शब्द है, इनका कोई दूसरा मीनिंग नहीं है। जो मीनिंग आपकी समझ में आ रहा है और जो मीनिंग मेरी समझ में इनका है वो एक ही है। बहुत से
दूसरे अर्थ वाले शब्द भी होते हैं, जैसे तीर। ये रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि तीर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो जो धनुष पर चढ़ाकर तीर जो है छोड़ा जाता है, और एक तीर मैंने किनारा, नदी के तीर पर यानी के तट पर। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता, वो रूढ़ होते हैं और उनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। आगे जब हम शब्द भंडार हमारा पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे हमें पता लगेगा कि कौन से शब्द रूढ़ हैं, कौन से द्विअर्थी हैं, कौन से अनेकार्थी हैं। तो दूसरा है हमारा इसके अंतर्गत यौगिक। अब यौगिक देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक यानी दो शब्दों के योग से जो बने हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं। और क्या विशेषता होती है? सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी इनके टुकड़े किए जा सकते हैं और दो शब्दों के जोड़ से ये शब्द बनते हैं, अकेला सिंगल शब्द नहीं होता। जैसे उदाहरण में देखिए, हमने लिखा रसोई घर। अब रसोई घर में रसोई और घर को आप अलग अलग कर सकते हैं। हमने लिखा रसोई, दूसरा शब्द हमारा हो गया घर, दोनों के सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं और दोनों को मिला देंगे, योग कर देंगे दोनों का, तो यौगिक शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार हिमालय, हिम जमा आलय। इसी प्रकार पाठशाला, पाठ जमा शाला। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनको अलग अलग किया जा सकता है और दोनों के अलग अलग अर्थ भी जो है निकलेंगे। तो तीसरा हमारा है इसी के अंतर्गत योग रूढ़। तीसरा क्या है हमारा? योग रूढ़। अब देखिए, योग, यौगिक में से योग ले लिया और रूढ़ जिसका एक ही मीनिंग है वो ले लिया, दोनों को मिलाकर बना दिया योग रूढ़। यानी कि विशेषता क्या हुई? योग बनेंगे तो योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से, क्योंकि योग से नाम शुरू हो रहा है तो बनेंगे तो दो शब्दों के योग से, किंतु लास्ट में रूढ़ भी जोड़ा है, तो रूढ़ यानी मीनिंग एक ही होगा, योग से किंतु विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। बनते तो दो शब्दों के मेल से हैं किंतु विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे दशानन, वैसे तो दश और आनंद से बना है, दश आनंद, लेकिन क्या होगा कि दशानन शब्द का प्रयोग रूढ़ हो गया, स्पेसिफिक हो गया, फिक्स हो गया एक ही व्यक्ति के लिए, रावण। इसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ कोई भी जिसका नीला कंठ होता है, मोर भी नीलकंठ होता है, एक पक्षी भी होता है नीलकंठ, लेकिन शिवजी का भी कंठ नीला है इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है, इसलिए ये अर्थ रूढ़ हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर, जो पीला वस्त्र कोई भी पहन सकता है, लेकिन भगवान विष्णु के पीले वस्त्र होने के कारण ये शब्द जो है योग रूढ़ हो गया है। यानी कि जितने भी आपको भगवान के नाम जैसे चक्रधर, मुरलीधर, घनश्याम, जितने भी भगवान के पर्यायवाची, लंबोदर आपको मिलेंगे वो सारे योग रूढ़ शब्द होंगे, क्योंकि उनका मीनिंग, उनका अर्थ जो है एक विशेष उसमें रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार हमने आज वर्गीकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। आशा है आपने ध्यान से इसको देखा होगा, वीडियो को सुना होगा। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखेंगे,
कोई प्रश्न होगा तो आप ग्रुप में उसको ज़रूर पूछेंगे, कहीं पर कोई संदेह होगा तो वो दूर किया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में जो हमारे 2 रहते हैं अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।